नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका शंखनाद में। राज ठाकरे की पूरी राजनीति मराठी मानुष से शुरू हुई थी और उसी मराठी मानुष के सहारे वो अपने राजनीतिक कद का विस्तार करना चाहते थे, मगर उसी मराठी मानुष ने राज ठाकरे के सपने को चूर चूर कर दिया। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, मगर अब राज ठाकरे अब से कुछ ही देर में औरंगाबाद में रैली करने जा रहे हैं और राज ठाकरे का इस रैली में कैसे रंग बदला हुआ दिखेगा। लाउडस्पीकर के बहाने रोज ठाकरे ने हिंदुत्व की लड़ाई छेड़ दी है। राज ठाकरे बताना चाहते हैं कि उनका हिंदुत्व शिवसेना के हिंदुत्व से बड़ा है। तो बस अब से थोड़ी देर में तैयारियां पूरी हैं, लोग पहुंच चुके हैं। एमएनएस के जो समर्थक है वो इस रैली में भारी तादाद में है। उधर प्रशासन ने सख्त सुरक्षा के इंतजाम किए हैं और प्रशासन भी बहुत ज्यादा सख्त है। इसीलिए औरंगाबाद में रैली के नाम पर राज ठाकरे ने एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया है और ये शक्ति प्रदर्शन ही है। तो आइए इस वक्त हम आपको सीधे औरंगाबाद लिए चलते हैं। पंकज केलकर हमारे संवाददाता वहां पहुंच चुके हैं। पंकज, काफी देर हो गई, ये रैली काफी देर 4:30 बजे शुरू होनी थी। इसका कारण क्या है? राज ठाकरे वहां पहुंच चुके थे औरंगाबाद में, क्या कुछ चल रहा है? देखिए सईद, जो रैली या सभा राज साहब ठाकरे की होती है किसी भी शहर में हो, उनका जो समय होता है वो 7:30 के करीब ही वो सभा स्थल पर पहुंचते हैं। और ऐसे ही कुछ यहाँ पर औरंगाबाद में देखने को मिल रहा है कि जो मैदान है जहां पर ये रैली होनी है वहां पर तो बहुत ज्यादा भीड़ है, क्योंकि जो समर्थक के साथ साथ जो लोग उन्हें सुनने के लिए आ रहे हैं वो ना कि सिर्फ औरंगाबाद शहर के लेकिन मराठवाड़ा के कई जिलों में कई इलाकों से यहाँ पर वो आए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और जो खुद मनसे के पदाधिकारी नेता मंडली है वो भी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं। दिन भर अगर देखें तो इस इलाके में धूप बहुत ज्यादा है और इसीलिए शाम के वक्त ये जो राज साहब ठाकरे वहां पे आएंगे, मैदान में आएंगे, उसके बाद वो रैली शुरू होगी। और ये हरदम का अनुभव है। यहाँ पर जो होटल है जहां से निकलने वाले हैं वहां पे सुरक्षा के मद्देनजर अंदर लॉबी से सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया है और सब तैयार है कि जल्दी से बताइए ना, क्या हासिल करना चाहते हैं राज ठाकरे इस रैली के द्वारा? काफिला है वो तैयार है और जो बाकी देखिए सही जो कहा जा रहा है कि मुंबई, पुणे, नासिक के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में और इतनी बड़ी रैली यहाँ पे जो वो कर रहे हैं, कहीं न कहीं जो शिवसेना का जो वोट बैंक है उसको कैप्चर करने की ये कोशिश है। भले वो लाउडस्पीकर का बहाना हो या लाउडस्पीकर का मुद्दा हो या जो हिंदुत्व का मुद्दा उन्होंने उठाया है, लेकिन जो असली बात है कि उन्हें जो ये शिवसेना का गढ़ है उसको कहीं न कहीं सेंध लगानी है, उसमें से जो बड़ा वोटर बैंक है वो कैप्चर करना, और इसीलिए इतनी बड़ी तैयारी है। बहुत धन्यवाद पंकज। हम जैसे ही राज ठाकरे बोलेंगे रैली में हम दोबारा आपके पास आएंगे। तो दिल्ली के बाद अब पंजाब में मिली जबरदस्त जीत से आम आदमी पार्टी उत्साहित है और अब उसकी नजर गुजरात पर भी है। आज आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भरूच में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर जोरदार निशाना साधा और साथ ही यह दावा किया कि इस बार गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। मौका दे दो, हम आपकी गरीबी दूर करेंगे, आपके बच्चों को पढ़ाएंगे। हाथों में तीर कमान है और केजरीवाल के निशाने पर है गुजरात विधानसभा चुनाव, जिसके लिए केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता बार बार गुजरात का चक्कर लगा रहे हैं। तमाम वादे और दावे कर गुजरात के लोगों को लुभा रहे हैं। ये पार्टियां उन अमीरों को अमीर बनाएंगी। जब तक इन पार्टियां उन अमीरों को अमीर बनाएंगी, लेकिन मैं आपको कहने वाला हूं, हमें एक मौका दे दो, हम आपकी गरीबी दूर करेंगे, आपके बच्चों को पढ़ाएंगे, आपके लिए अस्पताल बनाएंगे, आपके लिए। गुजरात के भरूच में आदिवासी महासम्मेलन में केजरीवाल ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की उपलब्धियां गिनवाई, मंच से गुजरात सरकार की कमियां गिनवाई, गुजरात के सरकारी स्कूलों की बदहाली का दावा किया और लोगों के सामने दिल्ली मॉडल का सपना पेश किया। सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब है। गुजरात के अंदर दीवारें टूटी पड़ी हैं, जंग लगे पड़े हैं, टीचर हैं नहीं। कई स्कूल ऐसे हैं जिसमें
7 7 8 8 क्लासों का स्कूल है और एक ही टीचर है, और कई स्कूल में तो एक भी टीचर नहीं। कितने लाख बच्चों का भविष्य खराब है। लेकिन ये बदल सकता है, हमने दिल्ली में बदल के दिखाया है। केजरीवाल ने गुजरात में दिल्ली मॉडल की तारीफ की तो बीजेपी सांसद ने स्कूलों पर आपके दावों पर सवाल उठाया और केजरीवाल के हर दावों को झूठा बताया। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, केजरीवाल की बातें कर रहे हो आप। दिल्ली के अंदर बदरपुर देवली के स्कूलों में मेरे साथ चलिए आप, एक सेक्शन में 70 बच्चे बैठ रहे हैं। ये मॉडल की बात करेंगे। अगर 20-30 स्कूल तुमने डेवलप कर दिए, उनमें वो स्कूल में जो पहले से डेवलप्ड थे कुछ स्कूल, केजरीवाल गरीबों के नाम से आया था, तो जाकर देखे जमुना पार के स्कूलों में, मेरे साथ चलिए आप। पंजाब में ऐतिहासिक जीत के बाद आम आदमी पार्टी ने अब गुजरात और हिमाचल प्रदेश पर नजर गड़ा दी है। दोनों ही राज्यों में आप जीत के लिए जोरदार तैयारी कर रही है। दोनों राज्यों में बदलाव की बात कर रही है। उधर बीजेपी ने भी गुजरात चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। शनिवार को पीएम मोदी ने गुजरात के सीएम समेत बड़े नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें गुजरात चुनाव को लेकर मंथन हुआ। इस मीटिंग के बीच ही केजरीवाल ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी के चलते बीजेपी टेंशन में है और गुजरात में जल्द चुनाव का ऐलान कर सकती है। आम आदमी पार्टी को लेके गुजरात के अंदर बीजेपी में काफी ज्यादा तनाव है। अभी तक तो फ्रेंडली मैच होता था कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। इस बार आम आदमी पार्टी आई है तो वो चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी को ज्यादा समय नहीं मिलना चाहिए, इसीलिए वो जल्दी चुनाव कराने के मूड में है। केजरीवाल और उनकी पार्टी पंजाब के बाद अब नए राज्यों में जीत की तैयारी कर रही है। गुजरात और हिमाचल में इसी साल चुनाव है और दोनों ही राज्यों में आपकी तैयारियों की परीक्षा इसी साल हो जाएगी। दिल्ली से राम किनकर सिंह के साथ अहमदाबाद से गोपी घांगर, आज तक। रुख पंजाब का। शुक्रवार को हुई हिंसक झड़प के बाद पटियाला में स्थिति अब सामान्य है और इस बीच पुलिस ने हिंसा का मास्टरमाइंड गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि कहीं पटियाला में हुई हिंसा के तार खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों से तो नहीं जुड़े हुए हैं। खालिस्तान के खिलाफ मार्च में पटियाला में हिंसक झड़प हुई। बीच सड़क तलवारें लहराई गईं। पुलिस वालों पर भी हमला हुआ। अब इस केस की पड़ताल में जुटी पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार कर दिया है जिसने पटियाला में हिंसा भड़काने की साजिश रची। शहर के अमन चैन को बिगाड़ने का पूरा प्लान बनाया। पुलिस की गिरफ्त में आए इस शख्स का नाम बरजिंदर सिंह परवाना है, जिसे पटियाला पुलिस हिंसा का मास्टरमाइंड मान रही है। हिंसा के बाद से ही परवाना लगातार फरार चल रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे मोहाली से पकड़ लिया। एक बहुत बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है जो मीडिया नाल शेयर करन जा रहे हैं। बरजिंदर परवाना जिहड़ा मेन एक्यूज्ड, उसनूं साडी टीम ने मोहाली तो गिरफ्तार कर लिया। परवाना नूं पटियाले लिया के उसकी फॉर्मल अरेस्ट पुलिस ने पाई है और उसको मजिस्ट्रेट कोर्ट पेश करके उसका पुलिस रिमांड लिया जाएगा। अब तक की जांच में जो बात सामने आई है उसके मुताबिक परवाना का संपर्क खालिस्तानी संगठनों से भी जुड़ा होने का शक है। पुलिस के मुताबिक बरजिंदर सिंह परवाना पटियाला हिंसा मामले का मुख्य आरोपी है और उसी ने इस हिंसा की साजिश रची थी। दरअसल पुलिस उसको इसलिए भी हिंसा का मुख्य आरोपी मान रही है क्योंकि 2 दिन पहले ही उसने कुछ भड़काऊ वीडियो अपनी फेसबुक पोस्ट पर साझा किए थे। उन भड़काऊ वीडियोस में लोगों को बताया गया था कि 29 अप्रैल के दिन कुछ हिंदू संगठन खालिस्तान मुर्दाबाद नाम से एक मार्च निकालने जा रहे हैं और इसका विरोध करने के लिए पंजाब के हर कोने से सिखों को पटियाला पहुंचना चाहिए। यही कारण था कि शुक्रवार सुबह ही पंजाब के कई हिस्सों से कई हार्डलाइनर जो सिख हैं वो
गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब में पहुंचना शुरू हो गए थे, वहीं पर सभी इकट्ठा हुए और उसके बाद तलवारें, भाले और दूसरे हथियार लेकर काली माता मंदिर की तरफ बढ़े। पुलिस के मुताबिक परवाना इस हिंसा का मुख्य आरोपी है और उसी ने इस हिंसा की साजिश रची है। परवाना ने 2 दिन पहले ही सोशल मीडिया पर भड़काऊ वीडियो डाली थी। पंजाब पुलिस अब परवाना के सोशल मीडिया अकाउंट को खंगाल रही है। इस हिंसा की कड़ियां कहां-कहां से जुड़ी है, इस बात का पता लगा रही है। क्या इस हिंसा का मुख्य साजिशकर्ता बरजिंदर सिंह परवाना खालिस्तानी संगठनों से मिला हुआ है? और क्या बरजिंदर सिंह परवाना 29 अप्रैल को जिस दिन खालिस्तान का स्थापना दिवस मनाया जाना था और जिस दिन गुरपटवंत सिंह पन्नू ने खालिस्तान स्थापना दिवस मनाने की कॉल दी थी और ये कहा था कि पंजाब के जिला मुख्यालयों के बाहर खालिस्तान का झंडा फहराया जाए, क्या ये साजिश उसी कॉल का एक हिस्सा थी? और क्या गुरपटवंत सिंह पन्नू इन लोगों को आर्थिक मदद पहुंचा रहा है? और आखिर खालिस्तानी जिनको एक बार फिर से जिंदा करने की कोशिश क्यों की जा रही है? पंजाब पुलिस इन सभी सवालों के जवाब तलाशने में जुटी हुई है। क्या इस हिंसा का मुख्य साजिशकर्ता खालिस्तानी संगठनों से भी मिला हुआ है? पटियाला हिंसा के मुख्य आरोपी परवाना का अतीत अपराध की कालीक से रंगा है। पंजाब के टुकड़े करने वाली खालिस्तानी सोच का वो समर्थक बताया जाता है। आइए आपको बताते हैं कि परवाना का पूरा कच्चा चिट्ठा क्या है। भिंडरावाला का बड़ा समर्थक, आतंकवाद का प्रोपेगेंडा करने वाला, वीडियो से आतंकवाद भड़काने वाला, सोशल मीडिया पर बेहद एक्टिव, दमदमी टकसाल जत्था का प्रमुख, 4 आपराधिक मामलों में नामजद। पुलिस टीम ने शंकर भारद्वाज जो कि हरीश सिंगले का एक साथी है उसको भी अरेस्ट कर लिया। 3 होर सिख रेडिकल्स जिहड़े परसों की वायलेंस के विच इन्वॉल्व सीगे वो भी पुलिस द्वारा अरेस्ट किए जा चुके हैं। एक गग्गी पंडित जिसने एक हेट स्पीच मीडिया के उपर पोस्ट की थी जिस नाल माहौल खराब होने का अंदेशा सी, उसको भी पुलिस ने FIR दर्ज करके अरेस्ट कर लिया। टोटल 6 accused have been arrested since last evening. परवाना शुरू से भिंडरावाला का अंधा समर्थक रहा है। वो पहले भी धार्मिक वैमनस्यता फैलाने की साजिश करता रहा है। वो 2 साल के लिए पटियाला से सिंगापुर जरूर गया, लेकिन उसकी नफरती और भड़काऊ सोच चस की तस रही। जरा तस्वीर देखिए, इसने भिंडरावाला का टैटू लगा रखा है। कट्टरता किस हद तक इसके दिमाग में है ये साफ साफ पता चल रहा है। लेकिन अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। इसके अपराधों का अब कानून हिसाब करेगा। साथ ही इसकी गिरफ्तारी के बाद पटियाला में रची गई हिंसा की पूरी साजिश का पता चलेगा। मोहाली से मंजीत सहगल के साथ ललित शर्मा, पटियाला आज तक। 25 अप्रैल को दिल्ली से सटे नोएडा के गार्डन गैलेरिया मॉल में एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई थी। हत्या करने वाले 8 पुलिस के गिरफ्त में हैं। बाकी की तलाश पुलिस कर रही है। लेकिन इस बीच मॉल में मर्डर का CCTV वीडियो सामने आ गया। इन तस्वीरों में हत्या का पूरा सच कैद है। बार में मर्डर का CCTV सामने आ गया। CCTV में दिखे हैं ब्रजेश राय के कातिल। CCTV में दर्ज हुई है सारी गुंडागर्दी। मॉल में मर्डर की सारी कहानी अब आपके सामने है और कहानी के साथ ही सामने आई है वो CCTV तस्वीरें जो बताती हैं कि 25 अप्रैल की रात को हुआ क्या था। तो देखिए इस पूरी तस्वीर को। नोएडा सेक्टर 39A में गार्डन गैलेरिया मॉल की तस्वीर है ये। इसी मॉल में लॉस्ट लेमन बार है। इसी बार से ब्रजेश राय नाम का शख्स क्लब के बाहर निकल रहा है। ब्रजेश राय के दोस्त भी बाहर आते दिख रहे हैं। यहीं पर ब्रजेश का एक दोस्त उन्हें वापस क्लब में लाने की कोशिश करता है, मगर ब्रजेश अपने दोस्त को मना करता है और गले लगकर वहीं रुक जाता है। 2 मिनट तक ब्रजेश के दोस्तों की क्लब के स्टाफ से बहस होती है। इसके बाद ब्रजेश क्लब की फोटो खींचने लगता है। इस पर क्लब का स्टाफ फोन छीनने की कोशिश करने लगता है। यहीं पर ब्रजेश और बाउंसर्स के बीच हाथापाई होती है।
और तभी क्लब के बाउंसर्स ब्रिजेश पर टूट पड़ते हैं। ब्रिजेश को इतना पीटते हैं कि उसकी हालत खराब हो जाती है। ब्रिजेश को अस्पताल पहुंचाया जाता है, मगर ब्रिजेश अस्पताल में दम तोड़ देते हैं। इस वक्त हम गार्डन गैलेरिया मॉल के उसी लॉस्ट लेमन बार के बाहर मौजूद हैं, जहां की सीसीटीवी की तस्वीरें आज तक के हाथ लगी हैं। सीसीटीवी में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 25 अप्रैल को इस बार से, ये बार जो अब सील किया जा चुका है, इसी बार से ब्रिजेश राय अपने दोस्तों के साथ बाहर, इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं आप देख पा रहे हैं, बार के इस जगह पर सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि ब्रिजेश राय यहां मौजूद है अपने दोस्तों के साथ। जो बार के स्टाफ हैं, बाउंसर है, उनके साथ बहस शुरू होती है। उसके बाद ठीक इस जगह पर ब्रिजेश जो राय है वो आते हैं और जो बाउंसर हैं और जो बार के स्टाफ हैं जो उनके साथ बदसलूकी कर रहे थे, ब्रिजेश राय फोटो क्लिक करने की कोशिश करते हैं। और जब यहां पर फोटो क्लिक करने की कोशिश करते हैं, उसी दौरान जो बाउंसर है बार का और स्टाफ ब्रिजेश राय के साथ इस जगह पर मारपीट शुरू कर देते हैं। ब्रिजेश राय, सीसीटीवी में दिखाई दे रहा होगा कि ब्रिजेश राय यहां पर गिर जाते हैं। उसके बाद यहां पर जमकर मारपीट होती है। हैरानी की बात यह है कि लॉस्ट लेमन बार ये है और पहले बार के अंदर कहासुनी होती है, उसके बाद मॉल का ये जो परिसर है, इस परिसर में ब्रिजेश राय के साथ जमकर मारपीट हो रही होती है। कत्ल की सारी कहानी तस्वीरों में दर्ज है। पुलिस इस सीसीटीवी के जरिए आगे की कार्रवाई में जुट गई। फिलहाल जो ये लॉस्ट लेमन बार है, इसको सील किया जा चुका है, वो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। इसके अलावा जो इस बार का लाइसेंस है वो भी सस्पेंड कर दिया गया है। कुछ और लोगों से भी लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन जो सीसीटीवी तस्वीरें अब सामने आई हैं, उससे मॉल प्रशासन पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बार का लाइसेंस सस्पेंड और सील कर दिया गया है। पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। उम्मीद कीजिए कि बाकी आरोपियों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अरविंद ओझा, नोएडा, आज तक। नोएडा के ही सेक्टर 39 थाना क्षेत्र में महामाया फ्लाईओवर के पास एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। यहां 2 कार सवारों में गाड़ी की मामूली सी टक्कर को लेकर झगड़ा हो गया। तस्वीरों में देखिए आप, कुछ लोग बहसबाजी कर रहे हैं और कुछ ही सेकंड में ये लड़के अपनी कार में बैठते हैं और उसके बाद तेजी से दूसरी कार के लड़के को रौंदते हुए निकल जाते हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर ये दिखाई, देखिए वो लड़का कैसे व्हाइट शर्ट में कितनी दूर जाकर गिरा है। जानबूझकर इन लोगों ने कार से रौंदा। इस घटना में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है। 4 को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लेकिन जरा सी मामूली सी टक्कर पर, मामूली सी बात पर इस तरह से करना, कार से उड़ा दिया पूरी तरह से। ये 2 कारों में टक्कर हुई, बहसबाजी हुई और देखिए पीछे से ये कार आई, सफेद कार साइड से लेफ्ट हैंड पे निकालते हुए उस व्यक्ति को उड़ाते हुए निकल गई। इस व्यक्ति की स्थिति बेहद गंभीर है, अस्पताल में ये भर्ती है। जनरल मनोज पांडे ने देश के नए आर्मी चीफ का पद संभाल लिया है। उनके सामने बड़ी चुनौतियां हैं। उन पर देश की सुरक्षा की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे संवाददाता मंजीत नेगी ने नए आर्मी चीफ मनोज पांडे जी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। तकरीबन 2 साल पहले जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सिचुएशन थी और जो हमारे नॉर्दर्न एडवर्सरी है उनके अनप्रोवोक्ड और यूनिलैटरल एक्शंस के कारण जो एक स्थिति बनी थी, मैं समझता हूं कि उसको हमने सही तरीके से डील किया हुआ है। और पिछले 2 साल के अवधि में हमने हमारी जो थ्रेट असेसमेंट है उसको निरंतर एग्जामिन करते हुए हमारे फोर्सेस को रीअलाइन, रीओरिएंटेड भी इस चुनौती को फेस करने में किया है। जहां तक एलएसी पर एक्टिविटीज का सवाल है, हमारे फोर्सेस एक बड़े रिजोल्यूट, फर्म और पीसफुल तरीके से सिचुएशन का मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन हमारे मन में, ध्यान में ये बात पक्की है कि कोई भी यदि एफर्ट स्टेटस को चेंज करने का प्रयास या प्रयत्न होगा या फिर टेरिटरी का जहां तक मामला है, उस मामले में उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा।
हमारे फोर्सेस LAC पर, अहम जगह पर, इम्पोर्टेंट जगह पर सही दिशा में सही तरह से तैनात है। हालांकि इंक्लीमेंट वेदर के बावजूद ये अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। चौथा, हम समझते हैं कि इस मसले का हल तभी निकलेगा जब हम दोनों पार्टीज या बोथ साइड्स कंटिन्यू टू टॉक। आपके पसंदीदा न्यूज चैनल आज तक ने फिर से खबरों की दुनिया में अपना परचम लहरा दिया है। ENBA अवार्ड्स 2021 में आज तक ने बहुत सारी कैटेगरीज में अवार्ड जीते। आज तक न सिर्फ नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल बना, बल्कि बेस्ट न्यूज डायरेक्टर का खिताब सुप्रिया प्रसाद को मिला। बेस्ट एंकर का सम्मान श्वेता सिंह और सईद अंसारी को मिला। बेस्ट टॉक शो का अवार्ड हल्ला बोल के नाम रहा। बिजनेस प्रोग्राम में बजट बाजार को अवार्ड मिला। पत्रकारिता में योगदान के लिए रोहित सरदाना को मरणोपरांत ENBA का स्पेशल अवार्ड दिया गया। न्यूज चैनल ऑफ द ईयर हिंदी, इट इज आज तक। प्लीज गिव इट अप फॉर टीम आज तक। और आज तक फिर बन गया नंबर 1 न्यूज चैनल। ENBA 2021 अवार्ड समारोह में सम्मान का ऐलान होता रहा और आज तक पर खिताबों की बारिश होती रही। The gold goes to सुप्रिया प्रसाद आज तक। Gold goes to दस्तक आज तक। इस तस्वीर को कोई मिटा नहीं सकता। Winning the gold right here। किसान आंदोलन कवरेज आज तक। The best video editor हिंदी। The gold goes to हल्ला बोल आज तक। खबरों की दुनिया में आज तक ने फिर से अपना लोहा मनवाया। तभी तो 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, बल्कि आपके पसंदीदा चैनल आज तक ने पूरे दमखम के साथ अपने नाम में 39 खिताबों का ताज जोड़ा, जिसमें कोहिनूर जड़ा था सर्वश्रेष्ठ हिंदी न्यूज चैनल के सम्मान का, जो 14वीं बार मिला। इसके लिए मैं अपने दर्शकों का खास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो पिछले 22 साल से लगातार आज तक के प्रति अपना भरोसा बनाए रखे हुए हैं। आज तक को लगातार देखते हैं, आज तक को नंबर 1 चैनल बनाए हुए हैं। आज तक पिछले 22 साल से लोगों के भरोसे पे खरा उतरता रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के दिल में, दिमाग में आज भी आज तक ही आज तक है। आज तक की बादशाहत का ही नतीजा है कि प्राइम टाइम शो से लेकर प्रोग्रामिंग तक, एंकरिंग से लेकर न्यूज रिपोर्टिंग तक और प्रोमो से लेकर वीडियो एडिटिंग तक कमोबेश हर खिताब आज तक के साथ जुड़ा। आज तक के लिए ये खिताब सम्मान के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी है। आलोचनाओं से सीखना और ईमानदारी निष्पक्षता से आगे बढ़ना आज तक की कामयाबी का मूल मंत्र है, जो एक बार फिर साबित हुआ है। मैं खास तौर पे अपने टीम मैनेजमेंट श्री अरुण पुरी जी का और कली पुरी जी का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने हमें पूरी आजादी दी है कि निष्पक्ष रूप से हम लोग खबर पेश कर सकें, बिना किसी दबाव में आए, बिना किसी तरह की घालमेल किए हुए हम लोग पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ खबरें पेश करते हैं। मैं अपने उन तमाम दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो हमें समय समय पर नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम उससे भी सबक लेके आगे ऊंचाई उठते जाते हैं। मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि इससे हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है, अपनी कमियों का पता चलता है और हम उनसे सबक लेकर आगे बढ़ते हैं। And now for the gold in the category, the gold goes to
बेस्ट वीडियो एडिटिंग हिंदी के लिए आज तक 2 शो के लिए अवार्ड मिला। सुबह के प्राइम टाइम शो यानी बेस्ट ब्रेकफास्ट शो में 9 बज गए ने झंडे गाड़े। सिर्फ आज तक ही नहीं, सहयोगी इंग्लिश न्यूज चैनल इंडिया टुडे ने भी इतिहास रचा है। बेस्ट इंग्लिश न्यूज चैनल का सिल्वर अवार्ड मिला है। इंडिया टुडे ने भी कुल 32 अवार्ड्स पर कब्जा जमाया है। आज की शाम इसके बाद मेरा नॉमिनेशन नहीं है, सो इसके बाद मैं ऊपर नहीं आऊंगा। चलने से पहले मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूँ। जिस दौर में हम लोग इस समय हैं, आए दिन आप लोग सुनते होंगे बड़ी मुश्किल हो रही है, सवाल नहीं पूछने दिया जाता, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। ये आज जितने अवार्ड मिले सब सवाल पूछने के लिए। पत्रकारिता में खास योगदान के लिए मरणोपरांत रोहित सरदाना को स्पेशल पुरस्कार से नवाजा गया। ये अवार्ड उनकी पत्नी प्रमिला दीक्षित ने हासिल किया। 30 अप्रैल को ही साल 2021 में आज तक के वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना ने दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था। The best digital media news microsite Hindi, aajtak.in and Aajtak of course is the winner. Congratulations Aajtak. डिजिटल की दुनिया में भी लगातार अपना विस्तार कर रहे इंडिया टुडे ग्रुप को कई अवार्ड से सम्मानित किया गया है। aajtak.in और indiatoday.in को बेस्ट डिजिटल मीडिया का खिताब मिला है। खबर मतलब सिर्फ आज तक, ऐसा यूं ही नहीं कहा जाता है। खबरों की दुनिया में अपनी विश्वसनीयता, प्रामाणिकता और निष्पक्षता के बाद ही कभी न टूटने वाला भरोसा बनता है। ENBA समारोह में आज तक ने फिर से यही साबित किया है, कोई नहीं है दूर दूर तक, सिर्फ आज तक। और आइए अब रुख करते हैं बिहार के दरभंगा का, जहां इफ्तार पार्टी को लेकर यूनिवर्सिटी में युद्ध छिड़ गया। BHU की तरह दरभंगा की दलित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में छात्रों ने VC के विरुद्ध हल्ला बोल दिया। नारेबाजी हुई, शुद्धि यज्ञ किया गया, हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। तस्वीरें दो हैं, लेकिन मसला एक है। पहले BHU में इफ्तार पर वार छिड़ा, अब बिहार के दरभंगा में भी संग्राम है। दरभंगा के ललित नारायण मिश्रा यूनिवर्सिटी के कैंपस में नमाज और इफ्तार पार्टी पर नारेबाजी शुरू हो गई। ABVP के छात्रों ने वाइस चांसलर की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया। मंत्रोच्चार के साथ हवन कुंड में आहुति दी गई। हिंदू संगठन के छात्रों ने हनुमान चालीसा का भी पाठ किया और इसे इफ्तार और नमाज का जवाब बताया। छात्रों का आरोप है कि शिक्षा के मंदिर में इफ्तार क्यों, रोजी की नमाज क्यों, धर्म का काम क्यों। जो शिक्षा जगत का जगह है, सरस्वती माता का स्थल है, इस स्थल को एक धार्मिक रूप दिया गया। जैसा कि पता चला है कि 2-3 दिन पहले यहाँ नमाज अदा किया गया और इफ्तार पार्टी रखा गया। ये सरासरी एक सोची समझी साजिश है। जब से हम लोगों की मतलब होश हुआ है, जब हम लोग जानकारी हुई है, तब से आज तक इस तरीका का इस यूनिवर्सिटी के अंदर कभी कुछ नहीं हुआ। हाँ, व्यक्तिगत किसी के आवास पर हुआ है, किसी हॉस्टल में हुआ है। यहाँ तक कि यहाँ जब सरस्वती पूजा नहीं होता है तो ये नमाज और इफ्तारी पार्टी क्यों। ABVP को BJP और बजरंग दल का साथ मिला। इन संगठनों ने धमकी भरे अंदाज में कहा, अगर कैंपस में नमाज और इफ्तार होगी तो सरस्वती पूजा भी मनाई जाएगी और दुर्गा पूजा भी की जाएगी, डांडिया भी होगा। कि उससे उन लोगों को आमंत्रण भी दिए कि अगर विश्वविद्यालय प्रशासन इफ्तार पार्टी में आकर शरीक हो सकते हैं तो आप हनुमान चालीसा और इस यज्ञ में आकर भी शरीक होए। लेकिन कोई भी व्यक्ति इस हनुमान चालीसा पाठ और यज्ञ में नहीं आए। इससे यह साबित होता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन कहीं न कहीं सांप्रदायिक चश्मे से इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। इफ्तार ही नहीं, लाउड स्पीकर पर बिहार में संग्राम है। नीतीश के मंत्री ही आए दिन अलग अलग बयान दे रहे हैं। नीतीश कुमार मामले को फिजूल बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी कोटे के मंत्री आग उगलने से बाज नहीं आ रहे।
रात के 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे शिफ्ट ड्यूटी में काम करके जो लोग घर आवे और उनके कान के बगल में आप भोंपू लगा दीजिए और उनको आप जगा दीजिए, तो बड़ा कहीं ना कहीं गड़बड़ है। इस पर बुद्धिजीवियों को विचार करना चाहिए और इसको धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। किसी भी धार्मिक ग्रंथ में ये नहीं लिखा हुआ है कि माइक लगा करके तुम हमारी इबादत करोगे, पूजा करोगे तभी हम सुनेंगे। बिहार में बीजेपी जेडीयू की सरकार है, लेकिन दोनों पार्टियों में ना तो बुलडोजर पर एक राय है और ना ही लाउड स्पीकर पर। दरभंगा से प्रहलाद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।